ओके, आज की हमारी गेस्ट स्पीकर है डॉक्टर सपना गुप्ता। इनका मैं एक छोटा सा इंट्रो दे रही हूँ। डॉक्टर सपना गुप्ता पिछले 2 दशकों से होम्योपैथी के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित होम्योपैथ है। वह एचएमआई ग्वालियर की सचिव है। उन्होंने समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के होम्योपैथिक सम्मेलनों में कई शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं और कई पुरस्कार जीते हैं। उन्होंने अमेरिका, इक्वाडोर, इटली, तुर्की, स्विट्जरलैंड, कनाडा, बेल्जियम, फ्रांस, श्रीलंका, ब्राजील, पोलैंड, हॉलैंड, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लिया है। उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। दैनिक भास्कर द्वारा 2021 एक्सेलेंस इन हेल्थ केयर अवार्ड, 2012 दिल्ली बोर्ड ऑफ होम्योपैथी द्वारा डॉक्टर जुगल किशोर मेमोरियल अवार्ड, 2010 आयुष मेडिकल एसोसिएशन नई दिल्ली द्वारा आयुष रत्न पुरस्कार, 2009 होम्योपैथी संकाय मलेशिया द्वारा फेलोशिप प्रदान की गई, 2008 कनाडा हाउस ऑफ कॉमर्स पुरस्कार एमपी द्वारा डॉक्टर गुरबख्श सिंह मल्ही, 2007 फोम मलेशिया द्वारा एफएम होम पुरस्कार, 2002 ग्वालियर विकास समिति द्वारा ग्वालियर गौरव पुरस्कार। आज का इनका विषय है एलोपेशिया एरिएटा के लिए होम्योपैथिक चिकित्सा व्यवस्था। सो डॉक्टर सपना गुप्ता, आपका आईएफपीएच मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू मैम। आप म्यूटेड है। हाँ, थैंक यू मैम। यस। सर्वप्रथम मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप मुझे समय समय पर इस मंच के जरिए अपनी बातें कहने के लिए मंच देते हैं। उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब हम शुरू करते हैं। क्या आप सभी मेरा स्क्रीन देख सकते हैं प्रेजेंटेशन का? यस मैम, इट्स विजिबल। ओके, ठीक है। तो आज हम एलोपेशिया एरिएटा के बारे में बात करना चाह रहे हैं, जो बेसिकली एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बेसिकली वो डिसऑर्डर होते हैं जिनमें कि हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर पर ही अटैक करती है। जैसा कि हमने याद होगा, 31 अक्टूबर 1984 ये हमारे भारत के इतिहास में एक काला दिवस था। तो इसमें भी जिस प्रकार ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, तो उस समय इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था उन्हीं के स्वयं के बॉडीगार्ड द्वारा। तो इसी प्रकार ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो हमारे शरीर के बॉडीगार्ड होते हैं, रक्षक होते हैं, वो हमारे ही शरीर के भक्षक बन जाते हैं। तब इस प्रकार की स्थिति पैदा होती है। आप देख, स्वयं से लड़ाई कर रहे हैं तो आपके हेयर फॉलिकल्स पे अटैक करता है आपका इम्यून सिस्टम, और आपको इस स्थिति में ले आता है कि आपके बाल झड़ने लगते हैं। हमारे पूरे शरीर में 50 लाख फॉलिकल्स, हेयर फॉलिकल्स होते हैं। और जो हमारी स्कैल्प है, मतलब सिर के ऊपर 10 लाख हेयर फॉलिकल्स होते हैं। तो ये तो काफी सारे होते हैं। और हर स्टेज दे बेसिकली 3 स्टेज होती है हमारे हेयर की। एक ग्रोथ फेज होती है, एनाजन, कैटाजन, टीलोजन फेज। जो बेसिक फेज होती है ग्रोथ की, जिससे कि हमें अच्छे घने लंबे बाल मिलते हैं, वो होती है एनाजन फेज। ये लगभग 3 से 5 साल के लिए ये फेज रहती है। और जब किसी व्यक्ति के बाल रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं या टीलोजन फेज में चले जाते हैं, तो वो एलोपेशिया एरिएटा की वजह से उनके बालों की ग्रोथ नहीं होती है, और जो बाल उनके होते हैं वो झड़ना चालू हो जाते हैं। तो हमें होम्योपैथी के जरिए हम कैसे इसमें बेहतर इसका इलाज दे सकते हैं, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, एलोपेशिया एरिएटा काफी सुर्खियों में रहा है। अभी जो ऑस्कर अवार्ड्स हुए थे 2022 में,
तो उसमें जो कॉमेडियन थे क्रिस रॉक, उन्होंने एक जोक किया था विल स्मिथ, जो फेमस रैपर हैं अमेरिका के और एक्टर हैं, उनकी बीवी के बारे में। उनकी बीवी जो है जाडा स्मिथ, वो एलोपेशिया की वजह से गंजेपन का शिकार है। तो उन्होंने मजाक किया उनके ऊपर ऑन स्टेज एट द ऑस्कर अवार्ड्स। तो विल स्मिथ ने सीधा उनको मतलब चांटे मारे थे। तो ये बहुत ही एक कंट्रोवर्शियल चीज थी, उस समय हुई थी। साथ ही फेमस बॉलीवुड अभिनेत्री जो समीरा रेड्डी रही हैं, उनको भी एलोपेशिया की शिकायत रही है। और उन्होंने साफ तौर पे अपने सोशल हैंडल्स पे होम्योपैथी का जिक्र किया है कि किस प्रकार उन्होंने होम्योपैथी को लेना चालू किया और वो इससे अपनी बीमारी से निजात पा पाई। तो एलोपेशिया एरिएटा एक ऑटो इम्यून रोग है, जिसमें कि हमारा इम्यून सिस्टम ही हमारे हेयर फॉलिकल्स पे अटैक करता है और ऐसी स्थिति बन जाती है। ये एक पॉलीजेनिक डिजीज है, एक जीन नहीं, काफी जीन्स का इसमें इसकी इसके कारक हैं। और ऐसा पाया गया है जीनोम वाइड एसोसिएशन स्टडीज में कि 14 जेनेटिक लोसाई उन्होंने फाउंड किए कि जिनकी वजह से एलोपेशिया एरिएटा होता है। इस बीमारी की वजह से ना केवल हमारे सिर पे यानी स्कैल्प पे हेयर लॉस होता है, साथ ही चेहरे पे कई बार अंडर आर्म से और कई बार आईब्राउज बियर्ड एरिया वहां से भी हेयर लॉस हो जाता है। ज्यादातर लोगों में ये जो एलोपेशिया एरिएटा होता है, इसमें सर्कुलर सिक्के जैसे स्कैल्प पे पैचेस आ जाते हैं, कॉइन साइज पैचेस। और जब ज्यादा ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो लोगों के पूरे सिर के बाल भी चले जाते हैं। अब इसके फैक्ट्स देखें तो 160 मिलियन पीपल विश्व में लोग इससे ग्रस्त हैं। और यूएस की बात करें तो 6.7 मिलियन लोग एलोपेशिया एरिएटा से ग्रस्त हैं। और 40 वर्ष की उम्र से पहले 80% लोग जो इसके शिकार होते हैं वो साइंस दिखाने लगते हैं एलोपेशिया के। और 40% लोगों में इसके लक्षण आने शुरू हो जाते हैं 20 वर्ष की उम्र के आसपास। और ऐसा पाया गया है कि महिलाओं में एलोपेशिया होने की ज्यादा संभावना रहती है, यानी कि पुरुषों से ज्यादा। और जो एशियन, ब्लैक और जो स्पेनिश लोग हैं, उनमें इसकी अधिकता पाई जाती है इस रोग की। तो एलोपेशिया शब्द का अर्थ है बॉल्ड, और एरिएटा का मतलब पैची, जो कॉइन साइज के पैचेस होते हैं या चकत्ते पड़ जाते हैं गोल गोल, उसे हम एलोपेशिया एरिएटा के नाम से जानते हैं। तो ये पैची भी हो सकता है, टोटालिस भी हो सकता है और यूनिवर्सैलिस भी हो सकता है। पैची में एक या दो या एक से ज्यादा कॉइन साइज के हिसाब से ओवल पैचेस हो जाते हैं स्कैल्प में। जब आपके पूरे सिर के बाल चले जाएं तो वो एक टोटालिस के रूप में जाना जाता है, जहाँ पूरे स्कैल्प से बाल झड़ जाते हैं। और ये एक जो यूनिवर्सैलिस है, एक रेयर है जिसमें कि पूरे शरीर से आईब्राउज, आईलैशेस और भी पूरे शरीर से हेयर लॉस हो जाता है। और ये दो और रेयर टाइप्स के हैं एलोपेशिया, एक है डिफ्यूज, एक है एलोपेशिया ओफियासिस। डिफ्यूज में सडन और अनएक्सपेक्टेड एकदम से बाल पतले होना पूरे स्कैल्प से, तो वो डिफ्यूज कहलाता है। साथ ही अगर एक बैंड एक तरफ से बाल चले जाएं इकट्ठे, जैसे कि हम इस चित्र में देख सकते हैं, तो उसे एलोपेशिया ओफियासिस के नाम से जाना जाता है। अब लक्षणों की बात करें तो इसके प्राइमरी जो बेसिक लक्षण है उसमें बालों का झड़ना रहता है, लेकिन साथ साथ इसमें नाखूनों में भी परिवर्तन पाए जाते हैं। तो ज्यादातर लोग वैसे स्वस्थ होंगे और कोई लक्षण नहीं होंगे, उनमें बस केवल बाल झड़ने या नाखूनों की प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं। एलोपेशिया एरिएटा एकदम से सडन लोग जब देखते हैं अपने बालों में पैचेस हो जाते हैं, चकत्ते पड़ जाते हैं बालों में, या और शरीर के किसी भाग में, जैसे पुरुषों में ज्यादातर दाढ़ी के बाल चले जाना या आईलैशेस के बाल जाना या भौं के बाल चले जाना, तो ये एकदम से होता है। और इसमें जनरली एक्सक्लेमेशन पॉइंट ऐसे हेयर हो जाते हैं कि जो नीचे से नैरो रहते हैं और ऊपर से ब्रॉडर रहते हैं। तो इनमें जनरली कोई वैसी परेशानी नहीं होती है, कोई रैशेस नहीं होते हैं, कोई लालपन नहीं रहता इन पैचेस में। और कई बार ऐसा देखा गया है कि मरीज बताते हैं कि मेरे को बाल झड़ने से पहले मुझे थोड़ी सी खुजली हो जाती है या खुजली होती है, उसके बाद बाल झड़ जाते हैं। अब एलोपेशिया एलोपेशिया की केसेस में
हेलो। यस। शुड आई कंटिन्यू? आवाज आ रही या है? ठीक है। कंटिन्यू। हाँ आ रही है, जी आप जी। कंटिन्यू करें मैम। ओके, मुझे आवाज आई तो मुझे डाउट था। ओके, हेयर चेंजेस में कई बार ऐसी पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं। मरीज पूछता है हमसे कि भाई मेरे बाल आएंगे कि नहीं आएंगे, या दोबारा तो नहीं झड़ जाएंगे। तो ऐसा अलग अलग केसेस का प्रोग्नोसिस अलग होता है, तो उसके बारे में हम थोड़ा जानकारी लेते हैं। हेयर जनरली, बाल जनरली उग जाते हैं कुछ ही महीनों के बाद, और ये कई बार सफेद या ग्रे बाल हमें दिखाई देते हैं। बट वो भी धीरे धीरे नेचुरल हो सकते हैं विद टाइम। कई बार एक पैच आया तो फिर ये पैचेस बढ़ते जाते हैं, और ऐसा भी देखा गया है कि कई छोटे पैच जुड़ के एक बड़ा पैच बना लेते हैं। और कई केसेस में, रेयर केसेस में, कि पूरे ही सिर में गंजापन आ जाता है, जिसे कि हम टोटालिस के नाम से जानते हैं। और जब ज्यादा दिक्कत होती है तो ये प्रोग्रेस करता है यूनिवर्सैलिस की तरफ, जहाँ की संपूर्ण शरीर से सभी प्रकार के हेयर का गायब हो जाना। तो ये काफी रेयर होता है, लेकिन इसका प्रोग्नोसिस ऐसे हो सकता है। अब मरीज पूछते हैं कि भाई मेरा क्या प्रोग्नोसिस रहेगा, कि मैं ठीक हो सकता हूँ नहीं हो सकता। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, अगर हम इनको देखें तो इनसे हम बता सकते हैं उन्हें कि उनको क्या रिजल्ट मिलेंगे। तो हेयर जो जिनके रीग्रो हो सकते हैं मोर फुली इन पीपल, जिनका हेयर लॉस ज्यादा नहीं हुआ है, लेस एक्सटेंसिव हुआ है, और लेटर एज ऑफ ऑनसेट है, मतलब उनकी उम्र ज्यादा है और अभी उनको दिक्कत हुई है। जिन लोगों में कम उम्र पे होते हैं तो उनका प्रोग्नोसिस इतना अच्छा नहीं होता है, इजी नहीं होता। और साथ ही जिनमें, जिनके नाखूनों में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, तो वो बहुत इजीली उनकी ये प्रॉब्लम रिवर्स हो जाती है। साथ ही जिनके अंदर कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं हो इस रोग की, तो उनको भी बहुत आसानी से सफलता मिल सकती है। जिन लोगों में नाखूनों में चेंजेस आते हैं, जैसे कि रिजेस हो या पिट्स हो, स्पेशली उन लोगों में ज्यादा हेयर लॉस हो जाता है। तो ऐसे में उन्हें ठीक करना या उनका स्वतः ठीक होना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन उनको ठीक करने के लिए काफी समय लगता है। अब बात करते हैं इसके सारे कारणों की। ऑटो इम्यून कारणों की वजह से ही होता है, साथ ही जेनेटिक कारण है ही। और जिन लोगों को सोराइसिस, थायराइड डिजीज या विटिलिगो की प्रॉब्लम रहती है, उनमें इसका रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। साथ ही जिन्हें अस्थमा की शिकायत है, हे फीवर की या डर्मेटाइटिस की, उनके केस में भी इसका रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। और कई केसेस में, जैसे जिनको कि कैंसर है, तो उनको ये नाइवोल्यूम जो मेडिसिन है ये दी जाती है, तो उसकी वजह से एलोपीशिया हो जाता है। बट ये तो उस केस में जिनको कैंसर है, तो अगर उनको एलोपीशिया होता है तो ये माना जाता है कि ड्रग एक्ट कर रही है, तो उस केस में भी रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं। साथ ही सिगरेट स्मोकिंग, तो जो लोग प्रतिदिन 6 सिगरेट स्मोक करते हैं, तो ऐसा एक रिसर्च में पाया गया है, तो उनके अंदर एलोपीशिया होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। और लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विटामिन की डेफिशिएंसीज। आज के युग में चूंकि खान पान हमारा लोगों का इतना खराब हो चुका है, फास्ट फूड का प्रचलन ज्यादा हो गया है, और हम स्वस्थ चीजें, हेल्दी चीजें नहीं खाना चाहते हैं, तो विटामिन डेफिशिएंसीज बहुत हो रही हैं। चाहे हम बात करें विटामिन डी की, चाहे हम बात करें विटामिन ए की, तो ऐसी बहुत सारी डेफिशिएंसीज हैं। अगर ये डेफिशिएंसीज रहेंगी तो एलोपीशिया होने का खतरा ज्यादा बना रहता है। और विटामिन ए के बारे में तो एक रिसर्च हुई है कि उसमें पाया गया कि विटामिन ए का जो लेवल है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। कम होगा तो भी हो जाएगा, और ज्यादा लेवल हुआ तो भी इसमें दिक्कत आएगी। साथ ही जहाँ विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, वहां पे उसका सप्लीमेंटेशन करना बहुत आवश्यक हो जाता है, नहीं तो आप अपने मरीजों को बेहतर रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। तो हमेशा कोई भी एलोपीशिया का पेशेंट आए तो ये जांच भी करानी हमें आवश्यक है कि विटामिन डेफिशिएंसीज तो नहीं हो रही। हैनीमैन जी ने भी बताया है कि कोई भी रोग हो, खाली दवाओं से इलाज नहीं होता है। कोशिश करिए कि वो डाइट से, हमारा अपना रेजीम जो है डेली रूटीन ठीक करें, तो उनसे भी हम बहुत सारे रोगों को ठीक कर सकते हैं। साथ ही एलोपीशिया एरिएटा जिनमें प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं है, तो हमें दवाई तो खैर देनी ही पड़ेगी, लेकिन साथ में अगर हम डाइट का, खान पान का ध्यान रखेंगे, तो हम बहुत जल्दी अपने मरीज को रिजल्ट्स दे सकेंगे। तो जैसे कि मैं बता रही थी कि ज्यादा वेजिटेबल्स खानी चाहिए, ज्यादा फलों का सेवन करना चाहिए, और हेल्दी फैट्स इनका हमें सेवन करना चाहिए, कि ये प्रॉब्लम से हम जल्दी निजात पा पाए। चाहे जैसे ऑलिव ऑयल हो, एवोकाडो हो, अनस्वीटेंड कोकोनट हो,
सिट्रस फ्रूट्स, ये हम अगर मरीज को सलाह देंगे तो उन्हें बहुत जल्दी आराम मिलेगा। साथ ही ग्रेन्स में होल ग्रेन, साबुत ग्रेन्स, जैसे ब्राउन राइस राइस हो गए, रोल्ड ओट्स हो गए, किनोआ हो गया, बार्ले हो गया, ऐसे ही जो साबुत दालें हैं और छिलके वाली चीजें हैं उनको हम देंगे तो बहुत जल्दी उनकी डाइट से उनको फायदा मिलेगा। प्रोटीन भी अच्छा लेना चाहिए। साथ ही स्पाइसेस, हर्ब्स और सीजनिंग्स जैसे रोजमेरी, टर्मरिक, बेसिल, सिनेमम, जिंजर, इनके बारे में भी रिसर्च हुई है और इससे काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अब बात आती है क्या नहीं खाना चाहिए। जो आजकल हमारे ज्यादातर मरीज खाते हैं, एडिड शुगर्स, स्पेशली जो हम चीनी मिलाते हैं चीजों में, वो कई बार हम भूल जाते हैं। नहीं, मैं तो, मरीज बोलता है कि नहीं मैं तो अलग से कोई ऐसी चीनी नहीं खाता, मैं मीठे का शौकीन नहीं हूँ। लेकिन अगर आप प्रोब करेंगे तो आपको पता चलेगा कि डेली सुबह शाम तो वो चाय के संग बिस्किट लेते हैं, फिर कभी कभी पेस्ट्री ले लेते हैं, एक आध टॉफी खा लेते हैं दिन में, या मिठाई दही खा लेते हैं, या एक आध कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं। तो शुगर बहुत ही कैमोफ्लाज करके अलग अलग तरीकों से हमारी डाइट का एक अभिन्न अंग बन गई है, तो उसे पहचानना बहुत ही आवश्यक है। साथ ही फास्ट फूड जैसे कि इसमें दिए ही हैं, तो इन सब चीजों को भी सेवन नहीं करना चाहिए। और साथ ही रिफाइंड ग्रेन्स, होल व्हीट ग्रेन्स आपको फायदा करेंगे, होल ग्रेन्स और रिफाइंड ग्रेन्स जितनी भी हैं उनका सेवन ना करें। दूसरा, आजकल देखा जाता है कि पैक्ड डिनर्स आते हैं, बस उन्हें आप गर्म करिए और उसको परोस, तो ये तो बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है। ये इनको अल्ट्रा प्रोसेस स्नैक्स कहा जाता है। जैसे लोग चिप्स खाते हैं या फ्रोजन डिनर्स खाते हैं, बाजार से फ्रोजन पिज्जा ले आए और बस उसको गर्म किया और तैयार। तो ये जो है चीज, ये बहुत ही नुकसानदायक है। इसके साथ ही मीट प्रोडक्ट्स जो प्रोसेस्ड होते हैं जैसे कि बेकन, हॉट डॉग्स, तो ये बहुत ही खतरनाक है। इनका सेवन नहीं करना चाहिए जिन्हें ये प्रॉब्लम है। इसके साथ ही ऐसा पाया गया है कि ग्लूटेन कंटेनिंग फूड्स जो हैं जिनमें ग्लूटेन रहता है, तो उनका भी रोल है एलोपेशिया एरिएटा को ट्रिगर करने में। तो इनसे भी परहेज करना चाहिए जिन्हें ये रोग है। चलिए आइए अब पहला केस देखते हैं एलोपेशिया का। एक 25 वर्षीय युवक जिसे कि काफी हेयर लॉस हो गया था, पास्ट 6 सालों से वो परेशान था। और पहले तो वो केवल स्कैल्प से उसका हेयर लॉस हो रहा था और धीरे धीरे 70% उसकी स्कैल्प जो है उसमें एलोपेशिया की शिकायत हो गई। साथ ही उस मरीज के बियर्ड और आईब्राउज भी 3 महीने के अंदर उनको भी उस जगह भी एलोपेशिया एरिएटा हो गया। तो पेशेंट ने कंप्लेन करी कि मुझे खुजली होती है उन पैचेस में, और साथ ही मैं छूता हूँ तो मुझे पेन होता है। अब इस मरीज के बारे में आपको बताना चाहूंगी। एक बालक सा आया हमारे क्लिनिक में और उसके साथ 4-5 बड़े बड़े लड़के थे। तो बीच में एक बालक था, तो वो कह रहे अरे भैया जी आए हैं, भैया जी आए हैं। तो मैं ढूंढ रही कि भैया जी कहाँ हैं, क्योंकि 4-5 बड़े बड़े लोग में एक छोटा सा नन्हा सा बालक लग रहा मुझे। नन्हा तो नहीं कहूंगी लेकिन उन लोगों के बीच में तो खैर नन्हा ही लग रहा था। तो कह रहे भैया जी आए हैं, भैया जी आए हैं, इनको पहले देख लीजिए, जल्दी देख लीजिए। और ये कुछ सिम्टम्स और हैं जो हमने बाद में, चूंकि होम्योपैथी में हम बहुत डिटेल से काम करते हैं, तो ही हैड अ क्रेविंग फॉर अल्कोहल, मतलब उसे, उस बालक को अल्कोहल पीने की तलब होती थी। और उन्हें बताया कि ये तो हमारे यहाँ के बहुत फेमस सिंगर हैं ये भैया जी। उन्हें देख के तो मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये इतने प्रख्यात होंगे। तो वहाँ के हमारे एमपी के बहुत फेमस सिंगर थे, और उन्होंने ये और शिकायत करी कि उन्हें गाते समय होर्सनेस की शिकायत हो जाती है। जैसे कि नॉर्मली एलोपेशिया एरिएटा के पेशेंट्स में कोई कोमॉर्बिडिटीज नहीं होती हैं और कोई दवाई नहीं चल रही थी इस पेशेंट की भी, और कोई परेशानी उन्हें नहीं थी। चूंकि 6 वर्षों से उनको ये दिक्कत थी और चूंकि वो प्रख्यात सिंगर है, फोक सिंगर, तो उन्होंने बहुत सारे ट्रीटमेंट करे थे बट उनका कुछ उनके सक्सेस नहीं मिला। तो एज अ लास्ट रिजॉर्ट हमारे पास वो आए देखने की भाई होम्योपैथी में यहाँ पे कुछ हो सकता है कि नहीं। डॉक्टर हैनीमैन ने एफोरिज्म 5 में कहा है कि जब भी क्रॉनिक केसेस हैं उनमें स्पेशली हमें फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पेशेंट लेना चाहिए। साथ ही उनका मॉरल और इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर, क्या काम करते हैं, किस तरीके से जीवन यापन करते हैं, उनकी आदतें क्या हैं, उनके पारिवारिक डोमेस्टिक रिलेशंस और सोशल रिलेशंस कैसे हैं, उनकी उम्र, उनका सेक्सुअल फंक्शंस, इन सबको साथ में लेके ही हम क्रॉनिक केसेस का समाधान सही तरीके से कर सकते हैं। ऐसे ही अफोरिज्म 190 में उन्होंने कहा है कि यदि कोई चीज एक्सटर्नल बॉडी के, शरीर के किसी बाहरी अंग पे है,
जो कि चोट वगैरह का कोई उसमें रोल नहीं है, तो उस केस में हमें इंटरनल रेमेडीज जब हम अच्छे से देंगे तभी हमें प्रॉपर रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी, हम लोगों ने एक टूल डेवलप किया है जिससे कि हम व्यक्ति को एज अ होल पूरे उसके सिम्टम्स लेने में, उसको पहचानने में यूज करते हैं। इसका नाम है गोयनर जोहारी प्रोटोकॉल। ये मैं आपको बताती हूँ। तो ये जो बेसिक सर्कल है, ये रिप्रेजेंट करता है एक व्यक्ति को। दिस इज अ पर्सन एज अ होल। तो इसमें जो अरीना एरिया है पहला, ये वो एरिया, ये खुला एरिया है जो कि पेशेंट आपको सिम्टम्स खुद बताता है कि मुझे ये परेशानियां हैं। साथ ही इस एरिया में हम जो जांचें हुई होती हैं उनको भी शामिल करते हैं कि ये हमें सिम्टम्स ऑलरेडी पता होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एरिया है ब्लाइंड स्पॉट। ये ब्लाइंड स्पॉट ये एरिया होता है जो मरीज को नहीं पता होता, लेकिन एज अ फिजिशियन हम लोग कई चीजें ऑब्जर्व करते हैं, कई चीजें हम पहचान लेते हैं देख के। तो वो एरिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लक्षण हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही कई ऐसी चीजें होती हैं मरीज को नहीं पता, लेकिन उसके अटेंडेंट, उसके घर वाले, उसके मित्र हमें बताते हैं या वो ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो इन लक्षणों को ढूंढना एक बहुत ही जरूरी चीज है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, नेक्स्ट एरिया है फसाड, जो कि बेसिकली वो एरिया है कि जो मरीज हमें दिखाना नहीं चाहता। तो उसमें उनके आते हैं कई मेंटल सिम्टम्स हो जाते होते हैं जो वो उनको छुपाना चाहते हैं, या कोई उनकी हैबिट्स, आदतें होती हैं। जैसे इस केस में भी वो पेशेंट ने हमें नहीं बताया था कि उसको अल्कोहल की क्रेविंग है, तो वो हमने उसके उससे निकलवाया था, उससे उगलवाई थी ये बातें। तो इस एरिया पे भी वर्क करना बहुत जरूरी है, तभी आप अपने रोगी को पूर्णतः पहचान पाएंगे। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है या अननोन एरिया, जिसके बारे में ना रोगी को पता होता है, ना हम भी ऐसे आजमा पाते हैं। तो इसके लिए हम होम्योपैथ्स पूछते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड में उस व्यक्ति के क्या चल रहा है। तो ये जनरली रीसर्फेस होता है ड्रीम्स के हिसाब से, डिल्यूजन्स के हिसाब से, और ये फियर्स के रूप में भी हम कई बार जान पाते हैं रोगी का अननोन एरिया। तो एज अ होम्योपैथ हमें यदि अपने अपने बेटर रिजल्ट्स देने हैं, तो हमें जो अरीना एरिया है उसको, ओपन एरिया को ज्यादा बढ़ाना है, हिडन को छोटा करना है, नोन को भी छोटा करके उसे ओपन एरिया में कन्वर्ट करना है। और जब से हम लोग ने ये प्रोटोकॉल यूज करना शुरू किया है हर हर पेशेंट के ऊपर, तो हमें बहुत अच्छे और बेहतर परिणाम मिल रहे हैं। तो इस केस में ओपन एरिया में जो मरीज ने रूब्रिक्स बताए थे कि उन्हें बाल झड़ने की प्रॉब्लम हो रही है, जो स्पॉट्स में एलोपेशिया के फॉर्म में हो रही है, इवन दाढ़ी के बाल उनके जा रहे थे। साथ ही जो बालों को छूने पे उनको दर्द हो रहा था, कंघी भी करते थे तो उन्हें दर्द होता था, और खुजली भी होती थी उन्हें इन स्पॉट्स में। और साथ ही उन्होंने एक और चीज बताई थी कि उन्हें बहुत वीकनेस लगती है। और उन्होंने खास ये बताया था कि वीकनेस कब, सोने के बाद उनको ज्यादा वीकनेस लगती है, या वो कुछ मेंटल वर्क करें तो उन्हें ये वीकनेस ज्यादा लगती है। ये है ब्लाइंड एरिया, जिसके बारे में कि उनकी माता जी ने बताया था, ये तो उन्होंने गौर नहीं किया था पेशेंट ने, कि उन्हें बहुत पर्सपिरेशन होता है, और पर्सपिरेशन जो उनका है वो स्टेन कर देता है लिनन को इन स्पॉट्स। नेक्स्ट है ये हिडन एरिया, जो काफी कुछ हमें पेशेंट को बेहतर समझने में इसने हेल्प किया। कि वो भूल जाते थे, जो भी काम कर रहे होते थे वो भूल जाते थे, और ये सब चीजें आपको मरीज अपने अटेंडर्स के सामने नहीं बताना चाहता है ज्यादातर। तो आपको अलग से हिस्ट्री लेते हैं तब उसमें ये आप ले सकते हैं। और उन्हें जो है अपने दोस्तों, इवन इंटीमेट दोस्तों से एवर्जन था, उनकी कंपनी में नहीं रहना चाहते थे। और चूंकि आए ही वो अपने दोस्तों के साथ थे, तो वो बहुत ही अच्छी चीज मिली हमें। और साथ ही चूंकि वो सिंगर थे, तो वो इस लोगों को बताना भी नहीं चाहते थे इस प्रॉब्लम के बारे में, कि उनको गाते समय, जब भी गाना शुरू कर देते उनको वॉइस में होर्सनेस की प्रॉब्लम होती थी। अब ये हमने जब से शुरू किया है अननोन एरिया और ये सब फसाड एरिया के बारे में, ये जो हमें सिम्टम्स मिलते हैं बहुत ही अच्छे मिलते हैं। तो उन्होंने बताया कि जो दिन में भूल जाते थे बिजनेस, जो भी काम करना, तो वो उनको सपनों में याद आता था। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक और मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में। अ, इस केस में चलिए आगे बढ़ते हैं। फैमिली हिस्ट्री, इनको टाइफाइड हुआ था, मलेरिया, और फादर को हाइपरटेंशन की शिकायत रही है, और मम्मी को अस्थमा की। यहाँ आ गई उनकी डिजायर्स फॉर अल्कोहल एंड टी, एंड एवर्जन टू सॉल्ट,
और उनको थकान जो थी वो सोने के बाद होती थी। और उसका कारण ये था कि वो बोलते थे मुझे नींद अच्छे से नहीं आती है, उनकी ऐसी नींद थी थोड़ी देर सोएंगे फिर उठ जाएंगे। तो अगर यही पूरी रात चलता रहता था तो ही वॉज एग्रवेटेड बाय स्लीप और हीट से। ये उनकी जनरलिटीज हैं। कॉन्स्टिपेशन था उनको और स्टूल वाज हार्ड। स्लीप वाज डिस्टर्ब, इसमें जैसे कैटनैप स्लीप होती है इस टाइप की स्लीप थी उनकी। और एपेटाइट उनकी एवरेज थी। साथ ही इस पेशेंट की प्यास कम थी। और थ्रोट में होर्सनेस एग्रवेटेड ऑन सिंगिंग। तो हमने ये रिपर्टराइज किया, इसमें सेलिनियम, नाइट्रोम्यूल, कैलकेरिया, कार्ब, लाइकोपोडियम, ये सब दवाइयाँ आई। और पूरा हमने इसको रिपर्टराइज करने के बाद इनके लिए जो दवाई चुनी वो थी सेलिनियम मेटालिकम। यहाँ आप देखिए पेशेंट को, ये बिफोर ट्रीटमेंट का है। तो इनको देख के पहचान पाना कि ये कोई एक फेमस हस्ती या भैया जी हैं, ये मेरे लिए तो मुश्किल था, शायद आपके लिए भी उतना ही मुश्किल होगा। लेकिन जब आप लास्ट की उनकी फोटो देखेंगे ठीक होने के बाद, तब आप कहेंगे कि ये वाकई भैया जी थे, लेकिन ये तो कोई और ही व्यक्ति लग रहा है। चलिए हम लोगों ने सेलिनियम 200 से स्टार्ट किया, वीकली डोज दिया इनको। तो पेशेंट को एक महीने बाद उन्होंने बताया कि मैं रात में चैन से सो पाया। तो सबसे बड़ा रिलीफ एज अ होम्योपैथ, जो व्यक्ति सो नहीं पा रहा था, सोने से उसको वीकनेस बढ़ रही थी, थोड़ी देर सोता था फिर जाग जाता था, उसमें आराम मिलना, दैट वाज क्वाइट कमेंडेबल फॉर अस। 6 वर्षों से उनको ये दिक्कत थी और उन्होंने ये बोला जब हेयर फॉल मेरा थोड़ा कम हो गया है तो हमने बहुत राहत की सांस ली और अच्छा लगा। साथ ही खुजली भी उन्होंने बताया कि कम हो गई है। तो हमने यही प्रोटोकॉल नेक्स्ट मंथ भी दिया। अब नेक्स्ट मंथ जो पेशेंट थे उनका हेयर फॉल अब बिल्कुल खत्म हो गया था 6 वर्ष के बाद। पहली बार 2 महीने की दवाई खाने के बाद उन्होंने बोला कि हाँ मुझे अब बहुत आराम है। और साथ ही कोई इचिंग भी नहीं थी और बालों ने उगना चालू कर दिया था। तो यहाँ पे लगता है कि हम लोग तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर हैनीमैन ने कितना दिमाग लगाया, उन्होंने कितनी अपनी एनर्जी यूटिलाइज करके क्या पैथी बनाई है कि 6 वर्ष की प्रॉब्लम जो एलोपैथी से भी ट्रीट नहीं हो पाई और होम्योपैथी ने इतने अच्छे रिजल्ट देने चालू कर दिए। और पेशेंट को भी बहुत अब एनर्जेटिक महसूस हो रहा था और वो बहुत खुश था कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं ठीक हो सकता हूँ, वो भी होम्योपैथी से। तो ऐसा बहुत केसेस में होता है। ये 3 मंथ के बाद का चित्र है, उन्होंने काफी आराम मिला था यहाँ पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे उनके पैचेस में बाल उगने शुरू हो चुके हैं। 5 महीने हम लोगों ने उन्हें सेलिनियम 200 दिया। और जब सेलिनियम 200 का एक्शन कंप्लीट हो गया और उन्हें अगेन बाल झड़ने की और थोड़ा इचिंग की प्रॉब्लम्स हुई, यहाँ पे हमने उनकी पोटेंसी इंक्रीज करके सेलिनियम 1 m फोर्टनाइटली दी। ये देखिए आप 6 महीने के बाद उनका कितनी अच्छी प्रोग्रेस हो गई है इस केस में। फिर उसके बाद सेलिनियम 1 m देने के बाद ही पेशेंट ने बोला कि अब हेयर लॉस में बहुत आराम है, वो बंद हो गई है। और रीग्रोथ भी बहुत ही फास्टर पेस पे हो रही थी अब। इवन उनकी याददाश्त भी इम्प्रूव हो गई थी, वो जैसे रात में सपनों में वो सोचते थे कि मेरे को क्या करना है काम, तो वो भूलते नहीं थे अब दिन में वो सब चीजें। और उनको बहुत आराम मिला था कि चूंकि वो सिंगर थे तो उन्हें अब कोई दिक्कत नहीं होती थी सिंगिंग करना, प्रॉब्लम भी चली गई थी। अब ये देखिए 8 महीने के बाद काफी अच्छी रीग्रोथ हो गई है इस पेशेंट की। ये देखिए उनका फाइनल फोटो है। अब इसको देख के हम कह सकते हैं कि वाकई में ये कोई फेमस पर्सनालिटी है। वहां तो मैं एक बालक समझ रही थी और यहाँ पे होम्योपैथी फायदा दिया कि उनकी तो जिंदगी ही बदल गई। चलिए अब हम ये देखिए आप यहाँ पे स्टार्टिंग में फर्स्ट फर्स्ट सिचुएशन और रिजल्ट होम्योपैथी से मिले। नेक्स्ट हम नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं। एक 13 वर्षीय लड़की ने उसको भी प्रॉब्लम थी एलोपेशिया एरिएटा की। उसे 2 बॉल्ड पैचेस थे स्कैल्प पे। 1.5 वर्ष से वो इस परेशानी से जूझ रही थी और वो पैचेस धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे। इन्होंने भी काफी एलोपैथिक और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया था बिना फायदे के, मतलब कोई रिलीफ नहीं मिला था इनको उन ट्रीटमेंट से। उसके बाद वो हमें दिखाने आई थी। इनको भी स्कैल्प में इचिंग की शिकायत थी, जहाँ बोले खुजली होती है मुझे सिर में। और साथ ही इन्हें पेट में अक्सर पेट में दर्द की भी शिकायत थी। और चूंकि वो एक लड़की थी तो उनके पेरेंट्स, जैसे कि आज लड़कियों के पेरेंट्स ज्यादा ही चिंतित रहते हैं। अभी तो वो मात्र छोटी सी बच्ची थी वो,
लेकिन उनके पेरेंट्स एक्सट्रीमली वरिड थे। वो कह रहे थे कि इनकी शादी कैसे हुई, इसके तो बाल झड़ रहे हैं, तो गंजी हो जाएगी, तो हम इसकी शादी कैसे कर पाएंगे, फिर क्या होगा। अब देखिए इतना ज्यादा वरिड थे वो लोग। ये उनकी पास्ट हिस्ट्री है। उनको अक्सर कोल्ड की प्रॉब्लम हो जाती थी और वॉर्म्स की शिकायत रहती थी बचपन में। और फैमिली हिस्ट्री देखें तो मदर को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है और ग्रैंडफादर को अस्थमा की शिकायत रही है। तो यहाँ पे हमने उनका जो हिस्ट्री ली, तो उसमें जो ओपन एरिया में उन्होंने हमें बताया कि उनको हेयर फॉल की शिकायत है और वो पैचेस में और खुजली भी हो रही है, साथ ही पेट में दर्द की भी शिकायत बताई। और एक चीज ये मैंने नोट करी कि वो बार बार अपना नोज रब कर रही थी, तो ये एक पार्ट था कि जो पेशेंट को नहीं पता था। ये देखिए यहाँ पे उनका एक पैच दिख रहा है, एक और पैच है वो मैं आपको दूसरी फोटो में दिखाऊंगी बाद में। चलिए यहाँ पे हमने फटाफट से उनका केस प्रिस्क्राइब किया और उनको सिना 200 की एक सिंगल डोज दी गई। और फिर उन्होंने पेशेंट ने बताया 2 महीने बाद कि उनकी जो प्रॉब्लम है पेट दर्द वाली, वो तो ठीक थी, लेकिन उनके जो बॉल्ड स्पॉट्स हैं जिसके प्रति वो बेहद चिंतित थे, वो बढ़ते ही जा रहे हैं। इवन अभी भी और बढ़ते ही जा रहे थे। और फैमिली, जैसे मैं आपको बता ही रही थी, वो बहुत ज्यादा चिंतित थी उनकी बीमारी के बारे में और उनके भविष्य के बारे में। अब आप यहाँ देखिए, मैं आपको अपनी कमी दिखा रही हूँ, मेरी गलती दिखा रही हूँ। आपने देखा होगा कि जो मैंने पेशेंट की हिस्ट्री में पूरी टोटल हिस्ट्री नहीं ले पाई, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास समय की कमी होती है। तो सेम मेरे साथ हुआ, जहां समय की कमी होगी तो आपके रिजल्ट्स में भी कमी आ जाएगी, वो आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो अब मैंने एक दोबारा डिटेल केस हिस्ट्री ली जिसमें कि उनके सारे हिडन एरियाज, अननोन एरियाज, सब चीजों को अच्छे डिटेल में कवर किया और फिर रिपोर्टराइज करके फिर उन्हें रेमेडी दी। और उसके परिणाम वाकई में अच्छे हो गए। तो उनकी मदर ने बताया कि ये बहुत ही थोड़ी जिद्दी लड़की है, चीजें तो जल्दी सीख जाती है। और ये बात हमने भी बहुत नोटिस करी कि बहुत ही एम्बिशियस गर्ल है। अभी तो छोटी सी लड़की है, अभी तो स्कूल में ही पढ़ती है, तो उसने पूरा प्लान चॉक आउट किया हुआ था कि मैं 12वीं के बाद क्या पढ़ाई करूंगी, फिर उसके बाद मैं कौन सा एग्जाम दूंगी और फिर मैं आगे भविष्य में क्या करूंगी। तो बहुत ही एम्बिशियस लड़की थी वो। और उसे मीठा खाना बहुत पसंद था और उसको पसीना भी काफी आता था। और ये बात हमने ऑब्जर्व करी, जैसे कि हम द गर्ल, मतलब वो जो इंटेलिजेंट, वो बहुत इंटेलिजेंट थी और कॉन्फिडेंट थी ड्यूरिंग द केस टेकिंग। मैंने उनकी माताजी से बोला कि मैंने कहा मुझे तो ये बहुत इंटेलिजेंट लगती है। तो उसकी माताजी बोली नहीं नहीं मैम, इसके नंबर तो एवरेज आते हैं, 50% आते हैं, ये कैसे इंटेलिजेंट हुई। तो मैं यहाँ आपको एक बात बताना चाहूंगी। स्वामी विवेकानंद, जिनका नाम नरेंद्र नाथ दत्ता था, तो जब वो 8 साल के थे, तो उनके फ्रेंड जो उनके पड़ोस में रहते थे, तो वहां पे एक चंपा का ट्री था। तो वो हमेशा उसके ऊपर चढ़ते थे, उछलते कूदते थे और डालियों से लटकते रहते थे विवेकानंद जी। तो एक बार उनके जो पड़ोसी है, उनके दोस्त, उनके दादाजी ने देख लिया और वो बहुत चिंतित हो गए कि गलती से अगर नरेन गिर गया और इसका सिर में चोट आ गई तो क्या होगा। तो उन्होंने उनको स्वामी जी को अपने पास बुलाया और बोला कि बेटा, इस पेड़ पे अब अगली बार आप बिल्कुल मत चढ़िएगा, क्योंकि इस पे एक भूत रहता है और अगर आप चढ़े तो वो आपकी गर्दन तोड़ देगा। तो स्वामी जी ने उनको हाँ में सिर हिला दिया। और जैसे ही वो दादाजी गए, तो स्वामी जी फिर से वही करने लग गए, पेड़ के ऊपर चढ़े, लटके गिरे। तो उनके फ्रेंड ने बोला कि नरेन, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, अभी दादाजी ने आपको समझाया पर आप वही काम दोबारा कर रहे हो। तो उन्होंने बोला कि देखिए, अगर मुझे मेरी गर्दन टूटनी होती, अगर वहां कोई भूत होता, तो मैं तो इतने सालों से ये कार्य कर रहा हूँ, तभी हो जाता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो स्वामी जी ने उन्होंने बोला कि अगर कोई कुछ कह रहा है तो उसे ऐसे ही ना मान लें, अपना दिमाग का भी उपयोग करें, अपनी कॉमन सेंस का भी यूज करें। सिमिलरली ऐसे ही इस केस में उसकी मम्मी कह रही है कि इसके तो 50% मार्क्स आते हैं, वो इंटेलिजेंट नहीं है। लेकिन हमने केस टेकिंग में ऑब्जर्व किया कि बहुत इंटेलिजेंटली आंसर कर रही थी। केवल मार्क्स अच्छे आना, कम आना एक इंटेलिजेंस का साइन नहीं है। इंटेलिजेंस बहुत सारी एक्टिविटीज में देखा जाता है, मार्क्स से इसका केवल संबंध नहीं है। तो हमने ऑब्जर्व किया कि बहुत ही इंटेलिजेंट और कॉन्फिडेंट वो लड़की थी केस टेकिंग में। उसी हिसाब से हमने उसके रूब्रिक्स भी देखे। अब ओपन एरिया के बारे में बात करें तो हेयर फॉल इन पैचेस
और खुजली की बात, और एम्बिशन उसकी बहुत इंक्रीज थी। और साथ ही उसे मतलब कंपनी की डिजायर थी, मतलब कोई इसके पास रहना चाहिए। तो ये डिटेल केस टेकिंग में ही ये चीजें मालूम चली। और नेक्स्ट एरिया फसाड एरिया, जो कि पहले उसकी मम्मी ने नहीं बताया था, उसने छुपाया हुआ था कि वो बहुत ही जिद्दी लड़की है, क्योंकि नॉर्मली पेरेंट्स आजकल के तो बहुत तारीफ करना चाहते हैं अपने बच्चों की, तो वो बहुत ही जिद्दी लड़की थी, तो बहुत इजीली नहीं बताई ये बात। और ये ब्लाइंड स्पॉट है कि शी वॉज इंटेलेक्चुअल एंड और पर्सपिरेशन प्रोफ्यूज होता था, ये भी उसकी माताजी ने बताया कि इसे बहुत पसीना आता है। साथ ही अननोन एरिया के ये रूब्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो बल्कि मुझे अजीब से सपने आते हैं और बहुत एंग्शियस हो जाती हैं। तो हमने पूछा भाई कैसे एंग्शियस हो जाती हैं आप, क्या होता है एग्जैक्टली exactly? तो उन्होंने बताया मुझे बोट के सपने आते हैं। फिर हमने आगे पूछा बोट के क्या सपने आते हैं। उन्होंने मुझे बोला कि बोट के सपने ऐसे आते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि नाव में छेद हो गया है और धीरे धीरे हम डूबने वाले हैं। तो ये हमने रूब्रिक ढूंढा, इसके लिए स्पेसिफिक मेडिसिन मिली और उसी हिसाब से हमारे केस का रुख ही बदल गया। उसे मीठे की ज्यादा इच्छा होती थी, एपेटाइट भी अच्छी थी और पर्सपिरेशन भी प्रोफ्यूज था, यहाँ पे हमने किया। और लाइकोपोडियम में बहुत अच्छा ये सिम्टम मिला हमें, सिलीशिया में भी है। और फॉस्फोरस आर्सेनिक ये बेसिक रेपेटाइजेशन में आई, और हमने उनकी पूरी रेपेटाइज करके लाइकोपोडियम उनके लिए चुना। तो यहाँ पे हमने उनको लाइकोपोडियम 200 दिया एज अ वीकली डोज। अगले महीने उन्होंने बोला कि अब मुझे आराम मिला है, और मेरे बाल 1 महीने के अंदर ही झड़ना बंद हो गए। तो ये बहुत ही एक अचीवमेंट था, हमें भी बहुत खुशी हुई। और वापस से हमें लगा कि नहीं, आपको हर बार हर केस में रेपिटाइजेशन प्रॉपर करना ही है। और इवन उनको ये सिम्टम मिला कि उनके नए बाल भी आने शुरू हो गए एक ही मंथ में। तो ये प्रोटोकॉल हमने उनको दिया, और जो नए बाल थे वो लंबे होते गए। और अब उनकी फैमिली भी बहुत खुश थी कि हाँ अब ये ठीक होने की कगार पे है। होम्योपैथी को बहुत धन्यवाद दिया। ये दूसरा स्पॉट है जो मैं आपको शायद दिखा नहीं पाई फोटो में पहले। इन सब में अंतर आने चालू हो गया। देखिए पहला वाला स्पॉट था जो मैंने आपको पहले दिखाया, तो साइज में छोटा होना शुरू हो गया। और आफ्टर फ्यू मंथ्स ऑफ ट्रीटमेंट फिर हमने उनको लाइकोपोडियम 1 mg दिया, जब वो कोई आराम उन्हें और नहीं मिल रहा था, तो ये फोर्टनाइटली दी गई उन पेशेंट को। और उन्होंने बताया कि 1 मंथ के बाद उनको और अच्छा रिलीफ आना शुरू हो गया। अब उनके जो नए बाल थे वो काफी लंबे होने शुरू हो गए थे उन स्पॉट्स में, तो पेशेंट बहुत ही सेटिस्फाइड था। तो ये देखिए आप 6 महीने के बाद के उनके पिक्चर्स हैं। वही प्रोटोकॉल हमने रिपीट किया। ये फोटोज आप देखिए। अब पूरे बॉल्ड स्पॉट जो उनके थे अब सब वो ढक गए थे, उनके बाल नए आ चुके थे, लंबे हो चुके थे। ये आप देखिए 10 मंथ बाद की पिक्चर्स हैं। और ये आपको मैं फाइनल पिक्चर दिखाती हूँ। ये है उनकी फाइनल पिक्चर। तो अब हम यहाँ पे एक कंपैरेटिव देखें। ये पहले के उनके स्पॉट थे, ये 3 मंथ्स के बाद, फिर उसके बाद 6 और 8, फिर 10। तो ऐसी बहुत सारी होम्योपैथिक दवाइयां हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, जो एलोपेशिया एरिएटिया के केसेस में बहुत अच्छा आराम देती है। जैसे कि हमने पहले केस में देखा था सेलिनियम। इसमें जब हेयर फॉल होता है, जब हम कंघी करते हैं, जब पेशेंट कंप्लेन करे हेयर फॉल, तो ये बहुत अच्छा लक्षण है। साथ ही वो चाहते नहीं है कि कोई उनके बाल भी छुए, तो ये सेलिनियम का एक बहुत अच्छा लक्षण है। और इसमें अ, मरीज के ब्राउज से, बियर्ड से, जेनाइटल्स के सब जगह से बाल झड़ने चालू हो जाते हैं। एक और इम्पोर्टेंट दवाई है नैट्रम म्यूरेटिकम। तो इस केस में हमने देखा है जहाँ पे हिस्ट्री हो ग्रीफ की और वो क्रॉनिक ग्रीफ हो, और उन्हें बाल झड़ने की प्रॉब्लम उसके बाद से शुरू हुई हो, तो उस केस में बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं नैट्रम म्यूर के केस में। तो इसमें हेयर लॉस जो होता है वो डैंड्रफ की वजह से, या ड्राई क्रस्ट जो जम जाते हैं चकत्ते से और वो पपड़ी जैसी जम जाती है, तो उस केस में इसका नाइट्रम्यूर का बहुत अच्छा योगदान है। और देखा जाता है जो बच्चे फैट है, फ्लैबी हैं, उनमें कैलकेरिया का, जहाँ पे उनको इंक्रीज स्वेटिंग है स्कैल्प में, और एक ठंडक सा एहसास होता है उन्हें स्कैल्प में, तो उस केसेस में कैलकेरिया का बहुत अच्छा काम करती है। साथ ही और इम्पोर्टेंट कुछ और दवाइयां हैं, जैसे फॉस्फोरस, लाइकोपोडियम और सिलीशिया। तो फॉस्फोरस लीन थिन पर्सनालिटीज में जिन्हें बहुत ही क्रेविंग होती है
आइसी कोल्ड ड्रिंक्स की या आइसक्रीम्स की, और हेयर फॉल पैचेस में होता है, और डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है, इचिंग की होती है, और प्रोमिनेंटली फोरहेड से जब बाल झड़ते हैं तो फॉस्फोरस बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट दवाई है। साथ ही लाइकोपोडियम, जैसे कि हमने इस सेकंड केस में लाइकोपोडियम का यूज किया था, उसको ऐसे स्पेसिफिक ड्रीम्स आते थे कि मुझे बोट इज फाउंडिंग, मतलब नाव डूब रही है, उसी के साथ मतलब ऊपर स्कैल्प में जलन का एहसास होना, खुजली होना, और बेसिकली टॉप ऑफ स्कैल्प में होना। और साथ ही जिन लोगों में प्री मेच्योर ग्रेइंग की शिकायत है, बाल सफेद हो रहे हैं, तो उन केसेस में लाइकोपोडियम का बहुत ही अच्छा योगदान देखा गया है। और सिलिशिया उन केसेस में जिनके कोल्ड और स्वेटी पाम्स होते हैं, ऐसे लोगों में जिनमें फ्रंटल हेयर लॉस या फोरहेड रीजन में ज्यादा हो, साथ ही इसके उनको प्री मेच्योर ग्रेइंग की प्रॉब्लम हो, तो ऐसे लोगों में सिलिशिया का काफी अच्छा प्रभाव होता है। उसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट दवाइयां हैं, जैसे आर्सेनिक एल्बम, विनका माइनर, एसिड फ्लोर। एसिड फ्लोर एक बहुत अच्छी दवाई है जिसमें कि हेयर फॉल आफ्टर फीवर है, तो उस केसेस में बहुत अच्छे रिजल्ट्स दी जाती देती है ये। और विनका माइनर का स्पेसिफिक रोल, जब वहाँ पे प्रॉब्लम जो है, वहाँ पे बाल झड़ते हैं और सफेद बाल आ जाते हैं, तो उन केसेस में विनका माइनर को हम उपयोग करते हैं। उसके साथ ही उन्हें खुजली और साथ ही वॉयलेंट स्क्रैचिंग, मतलब बहुत तीव्र खुजली की परेशानी भी हो, उन केस में बहुत अच्छा असर करती है। और आर्सेनिक एल्बम उन लोगों में काम बहुत अच्छा करती है जिनमें सर्कुलर बॉल्ड पैचेस के साथ जलन और खुजली की शिकायत हो, जो कि रात के समय ज्यादा एग्रवेट हो जाए, और उनको भी स्कैल्प सेंसिटिव लगती है। नेक्स्ट है काली कार्बोनिकम, अर्निका मोंटाना एंड ग्रिफाइटिस। जो काली कार्बोनिकम है, जहाँ पे कि हेयर फॉल रूट से होता है, जड़ों से हेयर फॉल हो रहा है, और इसकी वजह से जो हेयर लॉस होता है, वो बाल मोटे से और अलग टाइप के बाल हो जाते हैं, तो उस केसेस में काली कार जब टेक्सचर भी बदल जाता है, काफी योगदान है। साथ ही अर्निका मोंटाना बहुत ही स्टिमुलेट करती है हेयर फॉलिकल्स को, कि नए फॉलिकल्स में हेयर ग्रोथ हो, और फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस में इसका काफी योगदान है। और ग्रेफाइटिस उन लोगों में जिनमें पैची बॉल्डनेस है, साथ ही बहुत ही स्टिकी ऊजिंग वहां से कैरेक्टर है स्कैल्प में, तो और इरप्शंस हो जाते हैं, उस केसेस में इसका योगदान है। और ये बहुत ही फेमस दवाई है वेस्ट बादन, जो कि जिसमें एकदम से बाल झड़ते हैं और एकदम से ग्रो भी करते हैं, और जो लस्टरलेस, चमकते नहीं है बाल और सख्त हो जाते हैं, उस टाइप के जब प्रॉब्लम हो तो उसमें इसका बहुत अच्छा रोल है। सल्फर बहुत ही उपयोगी दवा है, जहाँ की इचिंग है, डैंड्रफ है, बाल ड्राई हो जाते हैं, और छूने में भी उसको दर्द हो और बहुत तीव्र खुजली होती है और ऑफेंसिव स्मेल है, तो उस केस में सल्फर बहुत ही कारगर है। साथ ही हम बात करें एंटी मायास्मेटिक दवाई में सिफिलाइनम, ट्यूबरकुलाइनम, ये सब दवाइयां बहुत ही अच्छा हमें परिणाम देती हैं कई केसेस में, जब हमारे रिजल्ट स्टक हो जाते हैं, तो उस केस में हम यूज करते हैं। और जब वो इंडिकेटेड हो, तो सिफिलाइनम में लीनियर पेन्स होते हैं, टेम्पल के अक्रॉस होंगे या फ्रॉम आईज बैकवर्ड, उसके साथ हेयर लॉस हो, और उस केस में बहुत ही अच्छा योगदान है। साथ ही नींद ना आना और अ, बाल बहुत ज्यादा झड़ना एकदम से, तो उस केसेस में इसके बारे में सोचा जा सकता है। ये मुख्य दवाइयां थी जिनका हम यूज करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंट हियरिंग। बहुत अच्छा था। आप किसी को कोई सवाल है? हम लोग का समय भी हो रहा है। दीपमाला जी, आप यस सर। मैं इस पे बोलना ये चाहूंगी, मैंने जो भी एग्जाम्पल सेलेनियम और लाइकोपोडियम का एक केस दिखाया, इसमें मैं बोली कि हाँ बहुत अच्छा हेयर फॉल में, एलोपेसिया रेटिया में भी उसका बहुत अच्छा फंक्शन है। और साथ ही साथ इसमें मैं ये भी फॉस्फोरस फॉस्फोरस मेडिसिन भी आया हुआ था, आपने रिपोर्टराइज किया था,
फॉस्फोरस और फ्लोरिक एसिड, उसका भी हेयर फॉल में बहुत अच्छा उसका रोल है। उसका भी रिजल्ट बहुत ही अच्छा था। बाकी रिपटराइजेशन के थ्रू फिर चाहे आप सल्फर ग्रेफाइटिस नेट्राम्यूर ये सब मेडिसिन भी आती है। और हाँ, एक मेडिसिन और फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड को भी आप हेयर फॉल के लिए बहुत अच्छा ये मेडिसिन है। डॉक्टर राम परवेश सर ने सर हैंड रेज किया है। ये सर अब आप बोल सकते हैं डॉक्टर राम परवेश सर। थैंक यू डॉक्टर सपना गुप्ता, कॉन्ग्रेचुलेशन, वेरी नाइस प्रेजेंटेशन। एलोप्सिया एरेप्टा सिंगल रेमेडी और सिंगल डोज शॉर्टली, बहुत जल्दी आपने इस प्रेजेंटेशन जो दिखाए ठीक किए लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यह वास्तविक में होम्योपैथिक का कमाल है। जय होम्योपैथिक, जय हनुमान। जी मैं ऑडिबल हूँ क्या? जी थैंक यू। सपना जी, एलोपेशिया एरियाटा का क्योंकि आज डिस्कशन हो रहा है, सो आई हैड अ क्वेश्चन इन माय माइंड, तो मैं सोचा पूछ लेता हूँ। आई हैव अ केस, एक छोटी बच्ची का केस है, एक छोटे बच्चे का केस है मेरे पास क्लिनिक पे, जिसके स्पॉट्स में बाल जा रहे हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली दिस इज फूलिश टू आस्क ऑन अ नेशनल प्लेटफॉर्म की, मतलब उसमें क्या क्या मेडिसिन दी जा सकती है। मैंने केस को रेपर्टराइज किया था। केस में साइलेशिया यूजुअली प्रोमिनेंटली आती है, बट क्या मतलब ऐसा होता है क्या कि बच्चों में, मतलब जैसे मेडिसिन जब दे रहे हैं तो मतलब कोई दूसरी मेडिसिन है जिसको हमको प्रेस्क्राइब करना चाहिए, या मतलब ऐसा कोई आपको मतलब मेडिसिन मिला जो बार बार आपने रिपीट किया हो कि बच्चों में जरूर ये वाला मेडिसिन ज्यादा अच्छा वर्क करता है, ऐसा कुछ है क्या? बिकॉज आई एम ट्राइंग साइलेशिया एंड इट्स नॉट गिविंग मी द रिजल्ट एज आई थॉट ऑफ। आई थिंक डॉक्टर सपना इज नॉट क्लियर। लेकिन सर मैं इसमें मैं कहना चाहूंगी कि सेलेनियम बहुत अच्छा वर्क करती है, आप ट्राई कर सकते हो। मैम फॉस्फोरस बेसिकली 8 साल का बच्चा है और उसका बाल उड़ रहा था और उसको रिकरेंट कोल्ड और कोराइजा हुआ है बार बार। तो जब मैं हिस्ट्री जितनी बार ले रहा हूँ या जितनी बार केस ले रहा हूँ ना, केस बार बार साइलेशिया ही दिखा रहा है। मतलब रेपर्टराइज जितनी बार भी करूँ, जितने तरीके से घुमा के करूंगा, साइलेशिया ही आ रही है बार बार। और यहाँ देखिए पे रिकरेंट। मतलब मैंने यार मनीष जी, हम भी केस को देखे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम रेमेडी देते हैं लेकिन वह एक्शन नहीं करता। तो जी बैकग्राउंड सर। में ट्यूबरकुलोसिस डायथेसिस होता है। और आपने अच्छा। कोराइजा के बारे में बात किया, तो बैसिलम इज द सुटेड रेमेडी। एक आध खुराक बैसिलम 200 का दीजिए, और बाकी जो रेमेडी आता है अकॉर्डिंग टू रिपर्टरी रिपोर्टाइजेशन वह दीजिए, एकदम एक्शन में आ जाएगी। थैंक यू। बेसिलिनम सर। हाँ, बैसिलम 200। जी सर। कोराइजा का हिस्ट्री है, जी कोराइजा सर। का हिस्ट्री बैसिलम से ही मिलता है, टोरिक नेचर जी रहता है। ठीक सर, ओके। बिल्कुल बिल्कुल सही सर। अब हमारे साथ डॉक्टर सपना भी आ गई हैं। आप सर काइंडली क्वेश्चन को रिपीट कर दे, मैम भी आंसर दे देंगे। जी। सपना मैम, बेसिकली एक 8 साल का बच्चा है, इसका केस मैं देख रहा हूँ, और एलोपेशिया एरियाटा का ही केस है क्योंकि आज टॉपिक डिस्कस हो रहा था। उसके स्पॉट्स से बाल जा रहे हैं, और इस केस में मतलब जब मैं इस केस को देख रहा हूँ तो जितनी बार भी रेपर्टराइज किया है, जितनी बार भी हिस्ट्री पूछी है, बार बार रेपर्टराइजेशन शीट साइलेशिया ही शो कर रही है। मैं इस केस को 3 फॉलोअप्स में देख चुका हूँ, और साइलेशिया देने के बाद भी मुझे वैसा रिजल्ट नहीं मिला जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, ठीक है। इस केस में बार बार कोल्ड एंड कोराइजा रिकरेंट हुआ है, तो क्या आपने कोई ऐसा केस, मतलब जैसे अभी रामप्रवेश सर ने बोला कि क्योंकि कोल्ड कोराइजा रिपीट हो रहा है तो ट्यूबरकुलोसिस हिस्ट्री हो सकती है या डायथिसिस हो सकता है, तो बेसिलिनम हमें सिंगल डोज यूज करना चाहिए। आपका कोई ऐसा सजेशन होगा मैम? देखिए, बच्चों के केस में हमने बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व की हैं, जैसे कि बहुत सारे केसेस में 80% केसेस में सिन्हा का इन्वॉल्वमेंट जरूर, एक सिंगल डोज हमें कई बार देना पड़ा है बच्चों के केसेस में, और उसके बाद से हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलने चालू हो गए हैं।
और कई बार वर्क करती है, कई बार नहीं भी करती, लेकिन बच्चों के केसेस में इसके काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं। साथ ही जब हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, वी शुड थिंक ऑफ इंटरकरेंट रेमेडी। जैसे हाँ, सर ने भी कहा है इसमें ट्यूबरक्यूलर मियाज्म प्रिडोमिनेंट हो सकती है, तो उस केस में आपको ट्यूबरक्यूलाइनम, सिफिलाइनम, इन सब के बारे में भी सोचना चाहिए। क्योंकि जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इंडिकेटेड रेमेडी भी वर्क नहीं कर रही है, तो इंटरकरेंट रेमेडी देने के बाद आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। तो आपको उनको ट्राई, सारे केसेस हुए हैं कि फिर हमने जब इंटरकरेंट रेमेडी दी है, ट्यूबरक्यूलाइनम, सिफिलाइनम, तो उनसे हम उसके बाद हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हुए, इतनी प्रोग्रेस हुई है कि पेशेंट भी खुश हुआ और साथ में हमें भी बहुत सफलता मिली। तो आपको भी इसके बारे में सोचना चाहिए, है ना? जी जरूर मैं मैम। हाँ सर, मैं भी इसमें एक ऐड करना चाहूंगी कि सर ने बिल्कुल सही बोला। आप बेसिलाइनम ट्यूबरकुलिनम के साथ साथ आप फास्फोरस भी आप इस पे ट्राई कर सकते हैं। जी ओके, थैंक यू। अब किन्हीं और का कोई क्वेश्चन हो? अब हमारे पास ओनली 2 मिनट्स बचे हुए हैं। मैं यहाँ एक बात और ऐड करना चाहूंगी। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं कि हमें लगता है कि इंडिकेटेड रेमेडी हम दे रहे हैं और हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, तो हमें ना डेफिशिएंसीज के सारे टेस्ट करवाने चाहिए। एक बहुत खूबसूरत केस था हमारा, हमने बिल्कुल इंडिकेटेड रेमेडीज दी, वो वर्क नहीं कर रही थी, और जब हमने टेस्ट कराए तो विटामिन डी डेफिशिएंसी इतनी भयंकर निकली। जैसे ही हमने साथ में सप्लीमेंटेशन दिया तो वही रेमेडी वर्क करने लग गई। तो उस केसेस में आप वो भी उनकी जांच कराइए, थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाइए, विटामिन डेफिशिएंसीज, कैल्शियम लेवल्स, सीरम कैल्शियम, फेरिटिन, तो वो करवाने के बाद सप्लीमेंटेशन दीजिए, आपके रिजल्ट्स ऐसे बढ़िया हो जाएंगे। ये केवल इसी केस में नहीं, एलोपेशिया में नहीं, अगर किसी को जॉइंट्स प्रॉब्लम है, आपकी दवाइयां वर्क नहीं कर रही, इंडिकेटेड रेमेडीज आर फेलिंग, तो उस केस में भी जहां आप सप्लीमेंटेशन करते हैं जांच के बाद, वहां आपके रिजल्ट्स ऐसे हो जाते हैं कि वही डॉक्टर साहब तो भगवान हो गए। तो हमें इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी करवाने चाहिए, इवन इन केसेस ऑफ हेयर लॉस और एनी अदर प्रॉब्लम। जनरली होम्योपैथ्स थोड़ा अवॉइड कर जाते हैं कई बार, मतलब पेशेंट की तरफ देखते हुए फाइनेंशियल बर्डन नहीं डालना चाहते, लेकिन अगर हम मरीज के हित में सोचते हैं तो ये बेसिक जांचें आज के युग में बहुत जरूरी हैं। क्योंकि ना केवल हमारा लाइफस्टाइल बदल चुका है, रहन सहन बदल चुका है, हमारा वातावरण बदल चुका है, इतना पोल्यूशन हो चुका है, हमारा खान पान बदल चुका है, जो भी वेजिटेबल्स हैं वो भी इतनी पॉल्यूटेड हो चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं इसका एक इफेक्ट जो है वो व्यक्ति की बॉडी पे पड़ रहा है, इसीलिए इतनी डेफिशिएंसीज हो रही हैं। जो हम ज्यादातर चीजें जो नेचर में हमें समय बिताना चाहिए वो हम ना करके अपने स्क्रीन से एडिक्टेड हो गए हैं। तो इन सब का साइड इफेक्ट्स कहीं ना कहीं हमारे शरीर पर पड़ता है, और यंगर जनरेशन में खासतौर पे ये देखने को मिल रहा है। छोटे छोटे बच्चों में विटामिन डी की इतनी भयंकर डेफिशिएंसीज आपको देखने को मिलेंगी, तो उस केस में आप उनकी जांचें जरूर कराएं। तो सबसे पहले वो देखिए कहीं एक वो कारक तो नहीं है, और फिर आप वो इंटरकरेंट रेमेडीज और उन चीजों का भी ध्यान दीजिए, तभी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये हमने देखा है, इसलिए मैंने आपसे ये बात शेयर करी। हम लोग बहुत सप्लीमेंटेशन करते हैं जहां भी जरूरत होती है, और आपके रिजल्ट्स बेहतर नहीं बेस्ट हो जाएंगे। थैंक यू। थैंक यू मैम। सही। और इस सबसे बड़ा है कि स्ट्रेस भी बहुत बड़ा कारण है। डेफिनेटली, बिल्कुल बिल्कुल। माला जी समय हो गया है। वेरी मच मैम, हमारा समय भी खत्म हो गया और हमारा हिंदी सेशन भी अब खत्म होने जा रहा है।